हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो राजनीतिक विज्ञान को या तो प्रोग्राम के कोर्स में या ऑनर्स के कोर्स में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर वो राजनीतिक सिद्धांत में भी राज्य की उत्पत्ति को लेकर पढ़ रहे हैं। तो भाई आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो राज्य की उत्पत्ति की ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत को पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली बात करेंगे और इसके बाद में इसकी जो आलोचना होगी उसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। बट नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि भाई राज्य की उत्पत्ति के लिए ऐतिहासिक या हम कह सकते हैं विकासवादी सिद्धांत क्या है क्या नहीं है। इससे पहले हमने आप सभी के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या था, यानी राज्य की उत्पत्ति किन सामाजिक समझौते से हुई है और उस पे लॉक के, रूसो के क्या विचार थे, हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से वैल्यू मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी जुड़ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और अपनी कोई भी डाउट से, अपनी कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे इस नंबर पे अपने कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये समझना है कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति क्या है। यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई जो आज हमारे सामने राज्य यानी शासन का एक रूप दिख रहा है, चाहे लोकतांत्रिक हो, समाजवादी राज्य, कैसा भी राज्य हो, तो भाई उसके उत्पन्न किस प्रकार से हुए, उसका उत्पन्न जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो हमने अब तक सामाजिक समझौते की बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत के बारे में। चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि भाई जो राज्य की जो उत्पत्ति है वो कई आधारों पे हुई है। जैसे आप ये फोटो देख पा रहे हैं, तो राज्य की जो उत्पत्ति है आपने कुल इसके अंदर वैसे तो 6 लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी है, तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। पर नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं ऐतिहासिक। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवीकृत सिद्धांत भी है, शक्ति का सिद्धांत भी है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी है, और तो और मातृ सत्ता या प्रेत सत्ता के भी सिद्धांत मौजूद है। परंतु अगर हम बात करें इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वो कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, वह एक स्वाभाविक संस्था है। जब मनुष्य ने ये महसूस किया कि हमारे पास में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसके साथ साथ हर एक लोगों का, प्रत्येक समाज में हर एक तबके का विकास हो सके, तब राज्य का उत्पन्न हुआ, तब राज्य जो है वो उत्पन्न हुआ है। ना कि इस आधार पे कि हमने आपस में सामाजिक समझौते कर लिए। ये जो हमारा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो राज्य की जो उत्पत्ति है, अगर उसकी सही व्याख्या हम देखें तो ना तो उसकी उत्पत्ति किसी दैविक सिद्धांत के आधार पे हुई है, ना ही किसी शक्ति सिद्धांत पे, ना ही कोई पैतृक या मातृक सिद्धांत के आधार पे, और ना ही सामाजिक समझौते के आधार पे। राज्य की जो उत्पत्ति है कुछ विशेष परिस्थितियों और विशेष आवश्यकताओं की वजह से हमारे इस राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसी कारण से ये सभी सिद्धांत है वह स्वीकार नहीं किए जा सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें राज्य का विकास कैसे हुआ है, तो ये एक तो सामाजिक आवश्यकताओं, पहली बात, और दूसरी जो समाज का क्रमदर विकास हुआ है, क्रमांकित विकास जिसे हम बोलते हैं, इस विकास के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान समय में आज हमें जैसे राज्य देखने को मिलते हैं वैसे ही राज्य नहीं थे। राज्य का जो स्वरूप है वो विभिन्न कालों में, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का हुआ है, परंतु राज्य जो है आज हमारे सामने जैसा है ये अलग अलग समय की अलग अलग आवश्यकताओं के रूप में इसमें परिवर्तन हुआ है। तो पहले राज्य की बात करें हम, जो राज्य उत्पन्न हुआ स्टार्टिंग में, तो वो सिर्फ सुरक्षा के भाव से और समाज में कानून व्यवस्था बने रहे इस भाव से उत्पन्न हुआ। लेकिन आगे चल के हमने देखा जब सत्ता ही निरंकुश हो गई तो लोगों ने धीरे धीरे अपने अधिकारों की मांग करी, और ये अधिकार भी पहले किसको मिले, अमीर वर्ग के लोगों को, ताकतवर वर्ग को, पढ़े लिखे लोगों को मिले। महिला या फिर मजदूर या समाज के वो वर्ग जो कि निम्न वर्ग के थे उनको ये अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन आज वर्तमान समय में राज्य के अंदर देखें तो हर एक व्यक्ति को आधिकारिक रूप से समान अधिकार हम बोलते हैं प्राप्त है। तो ये एक
डायरेक्टली प्रक्रिया नहीं रही कि हमें सारे अधिकार मिल गए। ये एक निरंतर यानी क्रमिक विकास हुआ है हमारा। पहले राज्य बने, उसके बाद में फिर लोगों को धीरे धीरे एक एक करके अधिकार मिलना शुरू हुआ। ठीक है, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में अभी इसको बिठा के रख लेनी है। दूसरी बात, डॉक्टर जो आपके गार्नर, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर कृत है, यानी राज्य को ना तो ईश्वर ने बनाया, जैसे कि सामाजिक समझौते की बात होती है। अगर आपने मनु के बारे में या कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप देखोगे कि वो ईश्वर कृत की बात करते हैं कि भाई राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने करी है। ईश्वर यानी मनु जो है वो ये बताते हैं हमें कि समाज में जब अत्याचार बढ़ गया तो लोगों ने कुछ ऐसे वर्ग के लोगों को अपना शासक चुना जो लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो ना कोई ये तो ईश्वरकृत नहीं है, ये डॉक्टर आपके गार्नर कहते हैं। और ये वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना ही वो ये कहते हैं कि जो युद्ध के कारण या फिर शक्ति के कारण समाज के कुछ लोगों ने, जो आपका शक्ति सिद्धांत है उसके अनुसार यही है कि कुछ ताकतवर लोगों ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया और उसके बाद राज्य की उत्पत्ति होगी। तो ये भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही जो राज्य है वो मातृकृत या फिर आपका पितृकृत है, ये पारिवारिक कृत का भी एक कोई प्रारंभ नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य की जो उत्पत्ति है वो क्रमिक विकास के कारण हुई है। क्रमिक विकास का मतलब क्या होता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वो अलग अलग समय पे अलग अलग समय के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ी है। आगे आपके जो आपके ब्रगेस है, इनके अनुसार के ये क्या कहते हैं कि भाई राज्य का जो इतिहास है वो जैसा आज हमें दिखे वैसा नहीं था। इनके अनुसार कहते हैं कि प्रारंभ में असभ्य थे हम, स्टार्टिंग में ह्यूमन जो थे वो असभ्य जरूर थे, किंतु अपनी जो भी अवस्था थी उसमें मानव अपने संगठन जरूर बना रखे थे उसने, ताकि अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। जैसे हम स्टार्टिंग में माना असभ्य जरूर थे, लेकिन अगर हमें शिकार करना होता था तो कई लोग मिलके किसी एक बड़े जानवर का शिकार करते थे, ताकि सभी को सामूहिक रूप से भोजन भी प्राप्त होए और सबकी जो भी आवश्यकता है वो पूर्ति भी हो। तो हम क्या पाते हैं कि भाई जो मानव ने असभ्य रूप से भी उन्नति धीरे धीरे करी और वे आज एक संगठन के रूप में हमारे सामने मौजूद है। और ऐसे ही निरंतर विकास और अपनी निरंतर आवश्यकताओं के कारण हम देखते हैं आगे चल के राज्य जैसी संस्था का विकास होता है। इसके अंदर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। इसमें देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई जिस प्रकार प्राणियों में भाषा जो है वो आसानी से विकसित नहीं हुई, बहुत लंबा प्रोसेस हुआ भाषा का विकास करने में भी। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें आपको पता चला होगा कि भाषा का जो विकास है वो बड़बड़ाहट और एक लंबी प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो राज्य है आज हमारे सामने जैसे दिख रहा है, वो ऐसे ही प्राचीन समय में बहुत सारे असभ्य समाज या फिर बहुत सारे संगठनों या फिर लोगों की आम सहमति के कारण ही राज्य की उत्पत्ति या राज्य का जो अस्तित्व है वो हमारे सामने आया। अब आप बोलेंगे कि भाई राज्य का जो अस्तित्व है कब बना और कैसे बना, तो भाई ये कहना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि आपके उस समय के हमारे पास में कोई लिखित परिणाम नहीं है। इसीलिए हर एक सिद्धांत की आलोचना भी होती है। जो आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसकी भी आलोचना इसलिए होती है, शक्तिवादी सिद्धांत की भी इसलिए होती है। और इसी के साथ साथ मातृसत्ता या पितृसत्ता के आधार पर भी हम यही देखते हैं कि लोगों की जो आलोचना है वो इसी वजह से होती है। यहाँ पर हम देखेंगे समनर और आपका केलर, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं राज्य के बारे में। इनका कहना है कि राज्य किसी तरह सबसे पहले दिखाई दिया, उस प्रकार नहीं, राज्य स्टार्टिंग में हमें किस प्रकार से दिखाई दिया ये कहना बहुत असंभव है। किस प्रकार नैतिक कानून बने ये कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई जिस तरीके से आपको ये नहीं पता चल पाता कि बच्चा कब युवा हो गया और युवा कब प्रौढ़ा हो गया, ठीक इसी तरीके से राज्य जो है वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। बस ये एक निरंतर प्रक्रिया थी जो लगातार हो रही थी और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार में राज्य की जो आवश्यकताओं के अनुसार में क्या हुआ, राज्य का विकास हो जाता है। इसके साथ साथ राज्य का विकास पर क्रमिक सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं रहा। अगर हम देखें राज्य का विकास हर एक जगह पर एक जैसा नहीं हुआ, कहीं पर प्राकृतिक परिस्थिति उसकी, कहीं पहले पर राज्य बन गए कहीं बाद में बने, वहाँ की जो परिस्थिति थी, वहाँ का जो स्वभाव था, लोगों का आचरण था, वहाँ क्या समय था, उसके अकॉर्डिंग यानी सिचुएशन, समय और वहाँ की आवश्यकता जो थी इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई और अलग अलग स्थानों पर राज्य की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई। अब हम बात करेंगे राज्य के विकास के लिए सहायक तत्व, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने मिलकर एक स्टेट को, एक राज्य को बनाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस प्रकार भाषा का विकास धीरे धीरे होता है, ठीक उसी तरीके से राजनीतिक चेतना भी धीरे धीरे जागृत हुई।
ठीक उसी प्रकार राज्य का विकास भी छोटे छोटे धीरे धीरे या छोटे छोटे हम कह सकते हैं क्रमिक विकास के कारण ही राज्य की उत्पत्ति आगे हुई है। जिस प्रकार भाषा का विकास धीरे धीरे आगे हुआ है, ठीक उसी प्रकार से क्रमिक रूप से क्या हुआ है, राज्य की भी उत्पत्ति हुई है, जो कि हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कह सकते हैं। अब ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर, जिसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहला है मनुष्य के मूल सामाजिक प्रवृत्ति के कारण, दूसरा रक्त संबंध, इनके बारे में डीप से बात करेंगे, तीसरा धर्म, चौथा शक्ति, पांचवा आपका आर्थिक गतिविधि और छठा है आपका राजनीतिक चेतना। तो इन पॉइंट्स की वजह से क्या हुए हैं, राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति, यानी मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने वाली इसकी क्या है, प्रवृत्ति है, जिस वजह से राज्य का जन्म हुआ। यानी मनुष्य कभी भी अकेला एकांत में नहीं रहता, मनुष्य ऐसे जगह पर रहता है जहाँ पर उसका समाज होता है। वो बहुत सारे कारण की वजह से उसकी आवश्यकता है, उसकी सुरक्षा है, या फिर और भी संदर्भ हम कह सकते हैं, परंतु मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वो क्या है, समाज में रहना उसको पसंद है, या कह सकते हैं समाज में रहना उसकी जरूरत है। इस कारण से राज्य का जन्म हुआ है। देखो अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु कहता है, अरस्तु के शब्दों में, कि यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में ना रह सकता हो, अथवा ये कहे कि केवल मुझे सारे संसाधनों की आवश्यकता है, मुझे सारे संसाधन दे दो और मैं एकांत में रह लूँगा, तो वो या तो जंगली व्यक्ति होगा या फिर वो देवता होगा। वो एक सामान्य पुरुष या सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक सामान्य मानव नहीं है। सामाजिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य जब एक साथ रहने लगे तो उनके बीच में धीरे धीरे स्वार्थ के भाव उत्पन्न होने लगे, और हर एक मनुष्य का अलग अलग स्वार्थ होता है, जिसकी वजह से उनके आपस में विवाद उत्पन्न होने लगे। इन विवादों का समाधान के लिए आगे चल के राज्य का उत्पत्ति हुआ या राज्य की उत्पन्न हुई। हम इस परिणाम की वजह से हम कह सकते हैं कि राज्य हुआ। तो ये आप लोगों को पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम रक्त संबंध के बारे में। किसके बारे में, अब हम बात करेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब राज्य का विकास के लिए सर्वप्रमुख रक्त को माना गया रक्त संबंध। यानी रक्त संबंध से ही आपको पता है जनजातियां या जातियां कुल बने, वंशज बने, है ना। और लोगों को संगठित करने में भी रक्त संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने घर में अपने ब्लड रिलेशन के लोगों को रखते हो, या फिर वे लोग जो आपके पारिवारिक रूप से हैं उन लोगों को रखते हो। तो हम देखते हैं रक्त संबंध जो है, हम वैवाहिक जो संबंध है वो रक्त संबंध को ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो रक्त संबंध ने ही जातियों और कुलों में एकता बांधने का कार्य किया, लोगों को संगठित किया, और समाज निर्माण में भी रक्त संबंध का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रक्त संबंध जो है ये परिवार की पारिवारिक यानी सबसे प्रथम इकाई है, और संरक्षण के भाव भी परिवार के अंदर ही, या संगठन के भाव भी परिवार के अंदर ही पाए जाते हैं। दूसरे आपके विचारक है जिनका नाम है सर हेनरी मैन। उनके अनुसार सामाजिक रूप से संगठित करने वाली वस्तु जो है वो रक्त संबंध है। यानी हमें सामाजिक रूप से जैसे संगठित किया रक्त संबंध ने, ठीक उसी तरीके से उसी आधार पर विवाह होने लगे, और उसी आधार पर शक्ति, प्रभुत्व, संगठन ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पुरुषों को अधिक स्त्रियों से ज़्यादा प्रधानता मिलने लगी, या पुरुषों के पास में अधिक ताकत आने लगी। और धीरे धीरे जब मनुष्य ने हिंसक पशुओं को पालना शुरू किया, जिससे उसकी धन संपत्ति अत्यधिक होने लगी, और वो कृषि ज़्यादा करने लगा, और इसकी वजह से धीरे धीरे उसके गुलाम बनने लगे, उसके मजदूर बनने लगे, है ना। फिर लोगों ने अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। और इसी तरीके से हम देखें रक्त संबंध में भी जो पिता होता है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और इसी प्रकार से कुटुंब, फिर कुल, फिर समाज, और फिर धीरे धीरे एक एक करके हम देखते हैं रक्त संबंध के कारण हमारा पूरा समाज और फिर एक दिन राज्य की उत्पत्ति भी हो जाती है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे धर्म की। तो धर्म एक ऐसा पॉइंट है जो राज्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो धर्म ने समाज में एकता बनाने की कोशिश करी। सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, धर्म ने समाज में क्या करी, एकता। जिस तरीके से आप रक्त संबंध को देखते हो, ठीक उसी तरीके से धर्म को भी पर्याय के रूप में समझ सकते हो कि भाई धर्म ने क्या किया, समाज में एकता के सूत्रों में बांधने का कार्य किया। और प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध तथा धर्म एक ही विषय वस्तु थे। यानी समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने बात बोली। वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके अनुसार धर्मों को समान रक्त संबंध का प्रतीक, यानी एक ही जैसे धर्म के जो लोग हैं वो एक ही रक्त संबंध के माने जाते हैं, और उनकी एकता। अलग अलग धर्म के हैं तो उनको अलग रक्त संबंध भी माना जाता है। उनकी पवित्रता, अपवित्रता भी उनके रक्त संबंध के आधार पर ही तय की जाती है कि भैया वो इस योग्य है या इस योग्य नहीं है। इसके बाद में प्रारंभिक समाज में धर्म के दो पहलू थे। पहला पितृ जो था, या पूजा, यानी हम पितृ और पूजा कहें पहली बात, और दूसरा प्राकृतिक शक्ति। तो भाई
पूजा व्यक्ति को अपने पारिवारिक वृद्धि, यानी आपको ये पॉइंट ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृ पूजा और प्राकृतिक शक्ति की पूजा व्यक्ति को अपने पारिवारिक वृद्धि, व्यक्तियों के मृत हो जाने पर उनकी प्रसन्नता प्रदान करता है। यानी अगर हम बात करें कि जो पितृ पूजा हम पहले किया करते थे, यानी पिंडदान जिसे हम एक तरीके से रूप में आज देखते हैं, पितृ पूजा जो व्यक्ति के मृत होने के बाद में की जाती थी, उससे व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है, ये ऐसा लोगों का मानना है। और ये कौन लोग करेंगे, ये लोग कौन करेंगे, जो उस वंश के या उस कुल के होंगे, तभी ये माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाई ऐसे लोग जो एक रक्त संबंध के होते हैं, वो आगे चल के उन्होंने क्या किया, अपने आप को संगठित करने के लिए एक धर्म बनाया, और क्रमिक विकास के कारण ही आगे चल के आपको पता है राज्य की उत्पत्ति हुई। ये लाइन तो आपके दिमाग में अब रटे जानी चाहिए। इसके साथ साथ शक्ति भी राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। जैसे कि आपने शक्ति वाला सिद्धांत भी पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो ऐसे तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर टाइम रहेगा सिलेबस कवर होने का तो इस पे भी वीडियो बना दी जाएगी, आप डीप से देखेंगे उसके अंदर कि भाई ये सिद्धांत भी क्या कहता है। इसमें क्या है कि भाई राज्य के विकास में शक्ति या युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में काफ़ी सारे हम देखते हैं बदलाव हुए। सामाजिक व्यवस्था में और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के कारण कई बार युद्ध भी हुआ है, और युद्ध में विजय मिलने के कारण जो भी जाति, जो भी समुदाय या जो भी व्यक्ति युद्ध में जीत जाता है, वो लोगों को फिर संगठित करता है और उसको अपनी जैसी बातें मानने के लिए उन्हें क्या कहता है, उस पर दबाव बनाता है, दबाव डालता है। और दबाव डालने की वजह से ही हम क्या देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है कि भाई जब कोई युद्ध होता है या शक्ति साधन किसी के हाथ में चले जाते हैं तो उसकी बात हमें माननी पड़ती है और उसके द्वारा बनाए गए नियम मानने पड़ते हैं। और इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति होती है। अगला है आपका जैक्स के अनुसार, जैक्स क्या कहते हैं कि जन समाज में राजनीतिक परिवर्तन शांतिपूर्ण उपाय से नहीं हुआ, यानी जो हमारे समाज में जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए वो शांति से रूप से नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारा संघर्ष हुआ है। कृषि व्यवसाय की उन्नति के साथ साथ लोगों को निश्चित ही रूप से स्थानों पर रहने की निजी संपदा धारण करने का उदय हुआ। देखो क्या है, सबसे पहले जैसे ही कृषि और व्यवसाय उत्पन्न हुआ तो लोग निश्चित रूप से निश्चित स्थानों पर बसकर खेतीबाड़ी करने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ भोजन नहीं मिला, अब वो कृषि करेंगे, कृषि करने के बाद जो भी अनाज उपज होगा और उसको अपने जीवन में वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसको खाएंगे, उस जो भी उपज होगी या उससे जो भी इनकम होगी उसको बेचकर। तो इससे क्या हुआ, जब स्थायी रूप से लोग बाग बस के रहने लगे तो भाई अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कई सारे युद्ध होने लगे और लोगों ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने देखा कि भाई शक्तिशाली लोगों के शरण में भी वो धीरे धीरे आने लगे और इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई, नियमों की उत्पत्ति हुई और राज्य की भी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। अब हम बात करेंगे आप लोगों के आर्थिक गतिविधियों के कारण क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे बहुत सारे आप लोगों के वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जिसमें प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति है वो आर्थिक तत्वों के योगदान से हुई है, यानी आर्थिक विकास के कारण हुई है। कार्ल मार्क्स ने तो ये तक कह दिया कि भाई कि राज्य आर्थिक परिस्थितियों का ही अभिव्यक्ति, यानी आर्थिक परिस्थितियों का ही राज्य जो आर्थिक संस्थाओं के कारण ही उत्पन्न हुआ है। राज्य जो है, कार्ल मार्क्स का कहना था कि राज्य जो है अमीर, पूंजीपति, ताकतवर लोगों ने इसलिए बनाए हैं ताकि वो क्या कर सके, इन राज्यों के थ्रू अमीर, भोले वाले जो कमज़ोर लोग हैं उन पर शासन कर सके, ये इनका कहना था। इसके अलावा आपके जो गेटल है, इनका क्या कथन है, इनका कहना है कि भाई जो आर्थिक चेष्टाएँ जिनकी वजह से मनुष्य मौलिक आवश्यकताओं को अपना पूरा कर पा रहा है, यानी आज जो आर्थिक क्रियाकलाप ही हैं जिनकी वजह से हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है और इन आवश्यकताओं को पूर्ति होती रहे, इसके नियंत्रण के लिए हमने एक संस्था बनाई है, हर एक लोगों को जो समान रूप से नियंत्रण रखकर उनका विकास करे, इसीलिए हमने राज्य को उत्पन्न किया है और राज्य की उत्पत्ति हुई है। आगे ये बताया गया है आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य की 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा है। और अगर आर्थिक अवस्थाओं के बारे में बात करें तो उन आर्थिक अवस्थाओं में ये नीचे आप लोगों को बताया गया, उसमें राजनीतिक और सामाजिक संगठन महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आर्थिक अवस्था जो थी अखेट की थी, जब मनुष्य भ्रमणशील था, स्थायी नहीं था, आज यहाँ शिकार मिला तो यहाँ शिकार किया, कल कहीं और मिला तो कहीं और रहा, इस वजह से। दूसरी आई पशुपालन की अवस्था, जिसमें मनुष्य को अब ये चीज़ समझ में आने लगी कि हमेशा शिकार नहीं मिलेगा तो हम पशुओं को पालते हैं ताकि जब हमें शिकार ना मिले या इन पशुओं को बेचकर या फिर इनसे ही जो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें उसको प्राप्त करके या कठिन परिस्थितियों में ये हमारे जीवन के लिए, निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सके। तो दूसरी अवस्था ये थी। तीसरी कृषि अवस्था, जब कृषि अवस्था हुई तो मनुष्य स्थायी रूप से बसकर रहने लगा
और इसके साथ ही उसने न्याय, कानून, राज सत्ता इससे जुड़े हुई संस्थाओं का निर्माण किया। और आगे चल के हम देखते हैं राज्य का, चौथी व्यवस्था में राज्य का निर्माण हो जाता है। अगला है, छठा पॉइंट है राजनीतिक चेतना। यानी राजनीतिक चेतना के कारण राज्य का उत्पन्न कभी भी नहीं हो सकता। ये किसका कहना है? आपका गिलक्राइस्ट जो है, इनके अनुसार के राज्य का निर्माण जो है धर्म रक्त संगत के साथ साथ जो राजनीतिक चेतना भी जरूरी है। अगर लोगों में राजनीतिक चेतना ही नहीं होगी तो राज्य की कभी भी उत्पत्ति नहीं होगी। इसमें इन्होंने क्या किया है, विल्सन के अनुसार पारिवारिक और संगठित भावना धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, और जिसकी वजह से हम ये देखें कि मनुष्य जो है आज भी अपनी जीविका के लिए, अपने साधनों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है ना। मनुष्य स्थायी रूप से जब उसने रहना शुरू कर दिया तो हर एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की हर एक चीज़ नहीं बना सकता, इसीलिए उसने क्या करा, दूसरे मनुष्य पे भी निर्भर होना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से कई बार शोषण बढ़ा। दूसरे लोग जो है वो आपकी आवश्यकताओं का लाभ उठाकर आपका शोषण करते हैं, और उन पे ऐसी रोक लगाई जा सके, ऐसे नियम कायदे कानून बना सके, ऐसी संस्थाओं की कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई, और इन कमियों को दूर करने के लिए आगे चल के हम देखते हैं क्या हुआ कि भाई राज्य जैसी संस्थाओं का विकास हुआ और सभ्य मनुष्य इसी तरीके से विकसित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भैया ये था आप लोगों के लिए। अब निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष की कहें तो भैया यहाँ पर राइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि नींद में मैंने थोड़ा सा लिखा है, तो आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि भाई राज्य के विकास के लिए उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है, रक्त संबंध माना जाता है। और इसी की वजह से पारिवारिक हमारे संबंध स्थापित हुए, पारिवारिक के बाद में फिर हमारा समाज बनता है, समाज के बाद फिर राज्य। तो एक कर्मिक विकास था, हम इस तरीके से कह सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो कर्मिक विकास से हुई है, जिसमें रक्त संबंध, राजनीतिक चेतना, इसके साथ साथ युद्ध या शक्ति, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो भी हमने ऊपर बात करी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का खत्म। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।